मैं समझता हूँ, तुम फिक्र न करो, उसने मेरा शाना थपका। अगले 3-4 दिन वही मामूल पर चलते रहे। सुबह मैं जाता और शाम को वापस आ जाता। अब्दुल कयूम से भी मुलाकात नहीं हुई थी। चांदगरे भी मसरूफ रहा था। वो आमतौर से रात कह आता था। मुझे लग रहा था वो किसी अहम काम में लगा है। जब से वो जजीरे पर आया था मैंने उसे पीते देखा था, लेकिन उसने औरतों से किनारा कशी कर ली थी। चीना उसके साथ आई थी, लेकिन दूसरे दिन वापस चली गई थी और वो उसे याद करके आहें भरता था। शायद उसकी जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हो गई थी। चौथे दिन मैं शाम के वक्त वापस आ रहा था कि मुझे पार्किंग में अब्दुल कयूम नजर आया। वो लापरवाही से मेरी तरफ बढ़ा और पास से गुजरते हुए धीमे लहजे में बोला, मैंने पिस्तौल रख दिया है। मैं सर हिलाकर आगे बढ़ गया। ऊपर आकर मैंने कपड़े बदले और लाउंज में आकर इंडियन मुलाजमा तुलसी से चाय तलब की। अगरचे इस आबो हवा में काफी ज्यादा मुफीद थी, लेकिन शाम को मैं चाय लिया करता था। इस वक्त मुझे महापारा याद आ जाती थी, जो शाम की चाय बहुत एहतमाम से पीती थी। ईरानी चाय के शौकीन होते हैं, लेकिन हसन इससे खास दिलचस्पी नहीं रखता था। चांदगरे नहीं आया था। मौका गनीमत जानकर मैं अपार्टमेंट से निकला। पहले मैंने लिफ्ट से जाने का सोचा, लेकिन फिर इरादा मुलतवी कर दिया। लिफ्ट में गार्ड था, मुमकिन है वो इस बात को नोट कर लेता। मैंने सीढ़ियों को तरजीह दी। 2 लेवल ऊपर जाना था। 12 बीज इस राहदारी में था। कॉमन बाथरूम इसके आखिर में था। मैं लापरवाही से उस तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन जब अंदर घुसा तो 4 में से 2 बाथरूम मसरूफ थे। जाहिर है इन लोगों की मौजूदगी में मैं पिस्टल निकाल नहीं सकता था। मैं तीसरे बाथरूम में जाकर बैठ गया। इसके पट जमीन से फुट भर ऊंचे थे और 5 फुट ऊंचे थे, यानी कोई ऊपर से झांकता तो कॉम्पाउंड में बैठे शख्स को देख सकता था। मैं इंतजार करने लगा कि बाकी 2 अफराद चले जाएं, मगर ऐसा लगता था कि वो बरसों बाद बाथरूम आए थे। फारिग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खुदा खुदा करके एक निकल कर गया तो दूसरा इतनी देर में उठा कि एक शख्स मजीद आ गया। मैंने दांत पीसे। लगता है ये सिलसिला जारी ही रहेगा, और ऐसा ही हुआ। जब तक तीसरा शख्स जाता मजीद 2 अफराद आ चुके थे। मुझे अब्दुल कयूम पर ताव आने लगा। आखिर उसे पिस्टल ऐसी अवामी जगह छुपाने की क्या जरूरत थी। मैं बाहर निकला और इन दोनों अफराद की पोजीशन का अंदाजा लगाते हुए दूसरे सिंक के नीचे हाथ डाला। मुझे कोई खला नहीं मिला। मजबूरन मुझे झुक कर देखना पड़ा। तला सिंक के ऊपरी हिस्से में खासा आगे था। मुझे सर नीचे करना पड़ता तब कहीं मेरा हाथ जाता। मैंने सर नीचे करके खला में हाथ डाला, जो आगे जाता ही गया। खला कुछ ज्यादा ही बड़ा था। पिस्टल न जाने कहाँ था। अचानक मुझे आहट महसूस हुई। एक शख्स बाहर आ रहा था। मैं जल्दी से ऊपर होकर हाथ धोने लगा और इतनी दिलजमे से हाथ धोए कि वह हाथ के साथ मुंह भी धोकर बाहर चला गया। इसके जाते ही मैंने वक्त जाया के बगैर नीचे घुसकर हर मुमकिन तेजी से खला में हाथ डाला। मेरा हाथ एक प्लास्टिक शार्पर से टकराया। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। इसमें चौकोर सा डिब्बा था, लेकिन इसके अंदर ही पिस्टल था। मैंने झांक कर देखा। डिब्बा विस्की की चिपटी बोतल के गत्ते की पैकिंग में था। मैं तेजी से वापस हुआ। मैं दुआ कर रहा था कि चांदगरे ना आया हो। मुमकिन है वो पिस्तौल वाला डिब्बा देख लेता और उसके बारे में पूछ कर शुरू कर देता। मैं सीढ़ियां उतर कर अपार्टमेंट तक आया। दरवाजा इंडियन मुलाजमा ने खोला था। मैंने उसे चांदगरे का पूछा, साहब तो नहीं आया तुम्हारा? नहीं साहब, उसने कहा। मैं अंदर जाने लगा, पर साहब के, मैं उसका जुमला मुकम्मल नहीं सुन सका। मैंने लाउंज में कदम रखा, जहां मेजर एडम कमर पर हाथ बांधे खड़ा था। उसने चुपती नजरों से मुझे देखा। कहाँ गए थे तुम और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? उसकी नजर शापर पर चम गई थी। मुझे लगा मेरा जिस्म सुन्न हो गया हो। मेजर एडम की चुपती निगाहें मुझ पर मरकूज थी। मैं इसके सवाल के अक्कब में मौजूद लहजे को जांच रहा था। क्या इसे मालूम हो गया था और वो ड्रामाई अंदाज में मुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए मौजूद था? मुझसे हमाकत हुई। मुझे लिफाफा बाथरूम ही में लिबास में छुपा लेना चाहिए था। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस नीयत से आया था। मैं नॉर्मल अंदाज में कहा, कुछ टूल हैं। एक पड़ोसी मांग कर ले गया था जानगरे से। अभी मैं आ रहा था तो उसने मुझे थमा दिए। चाहो तो चेक कर लो। मैं लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया, मगर हाथ उससे दूर ही रखा। मैं पूछ रहा हूं कि तुम कहां से आ रहे हो? उसने लिफाफा नजरअंदाज कर दिया था। बोरियत हो रही थी, इसलिए जरा टहलने गया था, मगर मैं कम्प्लेक्स के अंदर ही रहा था, बाहर नहीं गया था। वो चलने में मुझे इसी तरह देखता रहा। यूसुफ, एहतियात करो, जजीरे के हालात अच्छे नहीं हैं। कोशिश करो अपने काम की जगह और फ्लैट से बाहर मत जाओ, वरना किसी मुश्किल में पड़ गए तो चांदगरे भी मदद नहीं कर सकेगा। उसकी धमकी वाज़ेह थी। यस मेजर, मैंने आहिस्ता से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शुक्र है इस वक्त जानगरे या नहीं था, वरना मेरे झूठ का पोल फौरन ही खुल जाता। पिस्टल छुपाने के लिए सबसे मौजूद जगह मेरा जिस्म था। मैंने पिस्तौल निकालकर पतलून के बेल्ट में उड़स लिया और इसके 2 अदद फाजल मैगजीन कपड़े की अलमारी में कपड़ों के पीछे रख दिए। ये काम मैंने इस तरह किए थे कि कमरे में मौजूद कैमरा मेरी इन हरकत को नोट न कर सके। ये काम करके मैं बाहर आया, इसीलिए मैं चांदगरे आ गया था।
उसने मेजर एडम से हाथ मिलाया। और सुनाओ मेजर, क्या हाल है एडी बॉय? ठीक है, यूसुफ ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उसे मेरी तरफ देखा और अचानक जानगरे से पूछा, क्या तुमने किसी को औजार दिए थे? हाँ, उसने अपने लिए गिलास में शराब निकालते हुए बेध्यानी से कहा। और सुनाओ एडी बॉय, मैंने सुना है मेले के लिए सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मेजर एडम ने भी अपने लिए जाम बनाया। हाँ, इस बार सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है। अरब खरबपति अफराद आ रहे हैं, तफरीह के लिए और जगह कम नहीं है। हेडक्वार्टर में इस किस्म के मेले सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है। किसी भी हादसे की सूरत में यह जजीरा तवज्जो का मरकज बन जाएगा। इसकी परवाह कौन करेगा? मेजर एडम हकारत से बोला। इस खित्ते में किसी हुकूमत में इतनी ताकत है कि हमसे सवाल जवाब कर सके? ऐसा मत कहो, चीन बड़ी तेजी से आ रहा है। जानगरे ने 2 घूंट में गिलास खाली कर दिया और अब दूसरा जाम बना रहा था। इंडिया भी बड़ी तेजी से हाथ पैर फैला रहा है। फिलहाल हमारे लिए खतरे की बात नहीं है। मेजर एडम के लहजे में लापरवाही थी। मेरा ख्याल था कि एडम रात का खाना खाकर दफा होगा, मगर 19 घंटे बाद चला गया था। इसके जाते ही जानगरे मुझे बालकोनी में लाया। यह औजारों की क्या बात कर रहा था? मुझे क्या पता क्यों पूछ रहा था। मैंने अनजान बनकर कहा, यूसुफ मुझसे छुपाओ मत। उसने यह सवाल तुम्हारी वजह से किया था, ये उससे जाकर पूछ लो। मगर तुम इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? लगता है मुझे उसे पूछना ही पड़ेगा। उसने मुझे घूरा। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा। यह बताओ कि अहमद के लिए तुमने क्या किया है? इसके ऊपर पहरा देने वाले गार्ड्स में से एक शख्स मेरा वफादार है। उसे मैंने अहमद को खाना और बाज ताकत की दवाएं भेजी हैं ताकि वो मुकाबले के वक्त फिट रहे। एक खबर सुनी है, इलेक्ट्रिक ने अहमद से मुकाबला करने से इनकार कर दिया है। वो तुमसे मुकाबला करना चाहता है। अगर वो मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो अब अहमद का मुकाबला किससे होगा? तुमने सोचा भी नहीं होगा। जानगरे मुस्कुराया। इसे इवल मुकाबला करेगा? इवल? मैंने उसके बारे में सुना था कि वो करीबुल मर्ग है। मैं चौंका। हाँ, लेकिन बच गया था। अब वो ठीक है और सुना है सिर्फ अहमद बर्बरी को शिकस्त देने के लिए इसने खास तौर से तरबियत ली है। कोया तुम लोग अहमद को इसके हाथों मरवाने का फैसला कर चुके हो? उसे सर हिलाया। तुमसे क्या छुपाना, यह तय हो चुका है। अहमद बर्बरी इस मुकाबले में रिंग से जिंदा नहीं आएगा। जानगरे में ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र ना करो, इस मुकाबले की नौबत ही नहीं आएगी। इससे पहले इवल को कोई हादसा पेश आ जाएगा या वो इतना बीमार हो जाएगा कि एरेना में उतर ही नहीं सकेगा। दिन कम रह गए हैं, मैंने कहा। फिर आहिस्ता से पूछा, जानगरे एक बात बताओ, अगर किसी वजह से ये जजीरा तबाह हो जाए तो यहां से निकलने की क्या सूरत होगी? उसने तेज नजरों से मुझे घूरा। तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? ऐसे ही, क्योंकि ये जजीरा किसी और खुशकी से दूर है। इसकी फिक्र ना करो, जजीरे पर कई त्यारे और हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा बंदरगाह पर बेशुमार ट्रालर्स और कश्तियां हैं। मैंने सुना है एटमी बिजली घर बंदरगाह के पास है। अगर वो तबाह हो गया और उसकी वजह से बंदरगाह भी तबाह हो गई, तब ये कश्तियां और ट्रालर कहां बाकी रहेंगे? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। यूसुफ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं, मैंने मासूमियत से जवाब दिया। लेकिन तुम्हें तमाम इम्कानात पर नजर रखना चाहिए। वो मुझे घूरता अंदर चला गया और मैं बालकोनी से नीचे झुककर हार्बर की रून के देखने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद मुलाजमा ने खाना लगने की इत्तला दी। खाने के दौरान में मैंने महसूस किया कि जानगरे फिक्रमंद थे। वो कुछ सोच रहा था। मेजर एडम क्यों आया था? आज वो खाने पर नहीं रुका, ऐसे ही आया था। जानगरे ने आंख से इशारा किया। खाने के बाद वो बालकोनी की तरफ गया। इंडियन मुलाजमा ने शराब और इसके लवाजमात बालकोनी में पहुंचा दिए थे और शाही साखीगिरी के फराइज अंजाम देने के लिए उसने मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था। इसलिए जब जानगरे ने उसे वहां से जाने का हुक्म दिया तो वो मायूस सी चली गई। लड़की के जाते ही मैंने जानगरे से पूछा, तुमने धमाका खिज मादे के स्टोर का पता चलाने के लिए क्या किया है? उसने बैनोशी का आगाज कर दिया था। मैंने काम शुरू कर दिया है। 1-2 दिन में नतीजा निकल आएगा। मुकाबलों में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। हमें जो करना है जल्दी करना है। मुझे भी ख्याल है, मगर यूसुफ ये बहुत खतरनाक काम है। जरा सी बेहतियाती से काम चौपट हो जाएगा, बल्कि हम भी पकड़े जाएंगे। मगर इतनी ताखीर भी नहीं होनी चाहिए कि मकसद ही फोत हो जाए, मैंने कहा। फिर मुझे ख्याल आया, जानगरे, क्या यह मुमकिन नहीं है कि मेजर एडम ने धमाका खिज मादा अपने अपार्टमेंट में रखा हो? वो ऐसा नहीं कर सकता। जानगरे ने नफी में सर हिलाया। रहायशी इलाके में इस किस्म की चीज नहीं रखी जा सकती है। मेजर ने उसे कहीं और रखा होगा। तुमने कोई ना कोई प्लान तो बनाया होगा। मैंने गौर से उसे देखा। मैं बम बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ से आर्डर का इंतजार कर रहा हूं। इसका तुम्हें कैसे पता चलेगा? आर्डर मेजर एडम के पास आएगा। हाँ, लेकिन मैं अपने ओहदे की वजह से इस किस्म के मामलात से आगाह रहता हूं, उसने जवाब दिया। पिछली बार 10 दिन पहले C4 से हासिल किया गया था। आमतौर से 10-12 दिन बाद इसकी तलब की जाती है। उम्मीद है कल परसों तक तलब का आर्डर आ जाएगा। इसके बाद तुम क्या करोगे? मैंने एक डिवाइस हासिल कर ली है। ये मॉनिटर है। इसका एक सिग्नल देने वाला पुर्जा लगा दिया गया है, लेकिन वो मेरी तरफ से इशारा मिलने पर एक्टिवेट होगा। जैसे मेजर एडम धमाका खिज मादा लेने रवाना होगा, मैं इसे ऑन कर दूंगा।
इस तरह मुझे पता चलता रहेगा कि वो कहाँ जा रहा है। जजीरे के नक्शे पर मैं इसका ठिकाना देख लूंगा। इसके बाद हम वहां से जाकर धमाका खेज मादा हासिल कर लेंगे। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, जानगरी क्या तुमने सोचा है कि मेजर ने वहां क्या हिफाजती इंतजाम कर रखे होंगे? इस जगह को परिंदा भी पर नहीं मार सकता होगा। उसने मेरी तरफ देखा। तब मैं क्या करूं? मैं जरा आगे होकर उसे बताने लगा कि उसे क्या करना है। वो दंग रह गया। ये बहुत मुश्किल है। उसने फौरन नफी में सर हिला दिया। खतरनाक भी है और एडम मेरा दोस्त है। अगर तुम मुझसे ताउन चाहते हो तो तुम्हें इन सब बातों को भुलाना होगा, और जब एडम अपने फर्ज की खातिर तुम्हारी परवाह नहीं कर सकता तो तुम्हें इसकी परवाह करने की क्या जरूरत है? जानगरे कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने सर्द आह भरी। तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी उसका शक सबसे पहले हम पर जाएगा। मैं बोला, और उसने गहराई में जाकर तफ्तीश की तो हम पकड़े भी जा सकते हैं, इसलिए मेरी तजवीज मुनासिब है जानगरे। उसने बादल नुखास्तास बात में सर हिला दिया था। ओके, मैं ऐसा ही करूंगा। यूरियल कहाँ है? वो से एहतियाब हो रहा है। अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। इन दिनों एक जगह है जहां जजीरे पर आने वाले आम अफराद को ठहराया जाता है। तुम उसके बारे में फिक्र न करो, वो वहां आराम से है। ये जगह कहां पर है? जहां जिम्नाजियम है, वहीं एक इमारत है। यूरियल इसमें ठहरा है, लेकिन तुम उससे राब्ता करने की मजाज नहीं हो। जाहिर है, जब मुझे जिम्नाजियम से निकलने की इजाजत नहीं है तो कहीं और जाने की क्या इजाजत होगी? और मुझे उबैद बिन सलाह तक यह बात पहुंचानी थी कि सी फोर्स के हसूल का एक रास्ता नजर आया है। वो इस मामले में होशियार रहे। अगर हम सी फोर्स हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो फौरी तौर पर इसे हासिल करके कहीं छुपा दे। मैं सुबह मुकर्रर वक्त पर निकला तो अब्दुल कयूम रास्ते में मेरे साथ हो गया था। वो मेरे जरा पीछे चलने लगा। मैंने उसे आगाह किया, बड़े आदमी को बता दो मतलूबा शय के हसूल का इम्कान हुआ है, वो इसे हासिल करने के लिए तैयार रहे। मैं बता दूंगा। अब्दुल कयूम मेरी बात समझ कर बोला, इसकी तरफ से पैगाम है, असल मकसद के बारे में जानगरे पर एतमाद न किया जाए। फिक्र न करो, मैंने उसे असल मामले की हवा भी नहीं लगने दी है। मैंने बताया, दूसरे मैं अहमद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसमें कामयाब रहा तो उसे छुपाने का इंतजाम भी करना है। मैं पैगाम पहुंचा दूंगा, अब्दुल कयूम ने कहा और पार्किंग में उस समत चला गया जहां उसकी साइकिल खड़ी थी। मुझे ले जाने वाली जीप आ चुकी थी। आज गार्ड बदल गया था। उसने मुझे जिम्नाजियम के सामने उतारा। मैं लंच के लिए 1 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने उससे कहा, आप पर से घूमने फिरने की पाबंदी हटा ली गई है। उसने बताया, लेकिन आप अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं नहीं जा सकते हैं। और ड्यूटी के बाद मैं खुश हो गया था। आप कस्बे में जा सकते हैं, लेकिन इससे बाहर सिर्फ मेरे साथ जा सकते हैं। यह भी बहुत था। पाबंदी हटने का मतलब था मैं यूरियल से मिल सकता था। स्ट्रीट फाइटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से फाइटर आ गए थे और वो सुबह से शाम तक जिम्नाजियम में प्रैक्टिस करते रहते थे। इनके लिए रात को भी जिम्नाजियम खुलता था और इस शिफ्ट का इंचार्ज कोई और होता था। दोपहर के वक्त लंच का वक्फा करके मैं बाहर निकला और नारंजी इमारत तलाश करने लगा जो मुझे जरा फासले पर मिल गई। इस्तकबालिया पर मैंने यूरियल से मिलने की फरमाइश की। इस फलपाइनी औरत ने मुझे दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 22 की तरफ भेज दिया। दस्तक देने पर यूरियल की आवाज आई, आ जाओ। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो बिस्तर से उछल गया था। उसने लपक कर मुझे दबोच लिया। बरादर, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। बाबा, बरादर पर रहम करो, मरते मरते बचा हूं। अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ जाए तो और बात है, वरना यूरियल अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाएगा, उसने संजीदगी से कहा। मैंने कई बार तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं था। मैं यहाँ इतना मारूफ नहीं हूं। दूसरे, मैं भी कैदी हूं। आज ही मुझ पर से घूमने फिरने की पाबंदी हटी है, वरना मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता था। तुम्हारी इन लोगों से क्या दुश्मनी है? कोई नहीं, बस बाज गलत फहमियां थी, वो वक्त के साथ साथ दूर हो जाएंगी। मैंने उसे आंख मारकर कहा। वो शायद समझ गया था। उसने भी सर हिलाकर कहा, बरादर, ये लोग अच्छे हैं, मेरा इलाज कराया और अब मुझे अच्छे तरीके से रखा हुआ है। बरादर, मैंने टीवी पर देखा था यहाँ कोई मुकाबला होने वाला है स्ट्रीट फाइटर का। हाँ, एक जमाने में तुम भी इन मुकाबलों में हिस्सा लेते थे, अब शायद छोड़ दिए हैं। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि दूसरों की तफरीह तबाह के लिए ऐसे लोगों से लड़ूं जिनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं लंच करने जा रहा हूं, अगर तुमने लंच करना है तो चलो। यूरियल मान गया। हम बाहर आए थे। कस्बे की हद तक इसकी नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। जैसे ही हम सड़क पर आए, उसने पूछा, ब्रादर, ये क्या चक्कर है? ये लोग डेविक के भी बाप हैं। मैंने उसे बताया, दहशतगर्दों की बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद एशिया को और खास तौर से मुसलमान ममालिक को गैर मुस्तहकम करना है। ये जजीरा इनका हेडक्वार्टर है। मैं और चंद दूसरे अफराद इनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। यूरियल सवाल करता रहा और मैं उसे जवाब देता रहा। उसे जानगरे के बारे में बताया कि अहमद बरबरी और उबैद बिन सलाह का जिक्र किया। वो पुरजोश हो गया। अब ये मेरी लड़ाई भी है। हाँ, लेकिन तुम ना तो ऐसी कोई हरकत करोगे और ना कोई बात। याद रखना, यहाँ दीवारों के भी कान होते, मुफ्त की रोटियां ये अपने बाप को भी नहीं दे।
मुमकिन है सेहत याब होती किसी काम पर लगा दिए जाओ तो चूचरा मत करना, वरना जेल में डाल दिए जाओगे। ऐसा जाहिर करना जैसे जजीरा और इसके तर्ज जिंदगी तुम्हें बहुत पसंद आया हो और तुम दिलो जान से इनके साथ हो। फिक्र न करो, ऐसा धोखा दूंगा कि शैतान भी चकरा जाएगा, यूरियल बोला। रेस्टोरेंट में हमने लंच किया, वहां बातों से परहेज किया। वापसी पर मैंने यूरियल से पूछा, ये बताओ कि दिन रात में किसी वक्त बाहर निकलने पर पाबंदी तो नहीं लगती क्या? नहीं, मैं जिस वक्त चाहूं बाहर आ जा सकता हूं। तब ये बात जहन में रखना कि मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। ब्रादर, तुम्हें एक इशारे पर यूरियल को तैयार पाओगे। उसने सीने पर हाथ मारा। मगर मामला क्या है, कोई मारधाड़ होगी? ऐसा ही समझो, मैंने कहा। यूरियल अपनी रहायशगाह की तरफ जाने लगा तो मैंने उसे जिम्नाजियम दिखाया। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, एक तरह से इंचार्ज समझ लो। ओह, उसकी आंखें चमक उठी थी। क्या मैं भी जिम्नाजियम में आ सकता हूँ? आम लोगों का दाखिला बंद है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर ले जाऊं तो कोई नहीं रोकेगा, मैंने कहा। तजर्बा करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। यूरियल मेरे साथ जिम्नाजियम में आ गया। गेट पर मौजूद गार्ड ने कोई एतराज नहीं किया। जिम्नाजियम में आके यूरियल खुश नजर आने लगा था। एक तरफ चंद फाइटर एक्सरसाइज में लगे थे, क्योंकि फाइटर को लड़ाई से पहले एक दूसरे से मुकाबला करने की इजाजत नहीं थी और ना ही वो दूसरों पर अपने खास दाव जाहिर करना चाहते थे। इसलिए जिम्नाजियम में सिर्फ एक्सरसाइज हुआ करती थी। फाइटर्स एक दूसरे के सामने लड़ने की तकनीकें इस्तेमाल करने से गुरेज करते थे। यूरियल कुछ देर बाद आया। ब्रादर, मुझे यहीं लगा लो, मेरे मतलब का काम है। ओके, मैं भी इसे तुम्हें अपना नायब मुकर्रर करता हूँ। तुम्हारा काम एक्सरसाइज के सेशन की निगरानी करना और फाइटर्स को मतलूबा सहूलतें मुहैया करना होगा। यूरियल ने अपना काम संभाल लिया। मैंने किसी से पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मुझे इंचार्ज बनाया गया था तो मुझे कम से कम इतना इख्तियार तो था ही। मैं सोच रहा था कि पता नहीं जानगरे ने अपना काम किया या नहीं। अगर आज फैक्ट्री से धमाका खेज मादे की तलब हुई होगी तो जानगरी को लाजमन अपना काम कर दिखाना होगा, वरना यह मौका फिर 10-12 दिन बाद आएगा। अगरचे अहमद बरबरी को बचाना असल से ज्यादा बहाना था। मुझे तो धमाका खेज मादा उबैद बिन सलाह तक पहुंचाना था, लेकिन साथ ही मुझे अहमद को भी बचाना था। यह अच्छी बात थी कि उसका मुकाबला एवल से होगा, जिसे वो पहले भी एक बार शिकस्त दे चुका था। शाम में अस्पताल गया क्योंकि मेरा चेकअप था। कई सबर आजमा घंटे वहां गुजारे। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरे 30% जख्मी टिश्यू अभी बाकी थे। गोया मैं 70% सेहतयाब हो चुका था। डॉक्टर मेरी सेहतयाबी की रफ्तार पर हैरान था। मैंने किसी को इतनी तेजी से रिकवर करते नहीं देखा। तुम जिस हद तक जख्मी थे, इसमें लोग महीनों बिस्तर पर पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, कोई हद से ज्यादा मुशक्कत वाला काम न करना, वरना टिश्यूज के जख्म फिर बिगड़ जाएंगे। मैं नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा हूं, मगर यह परहेज कितने दिन जारी रहेगा? कम से कम 2 हफ्ते, उसने कहा। मैं वापस अपार्टमेंट आया तो जानगरे अभी तक नहीं आया था। अब्दुल कयूम से भी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं बेचैनी महसूस कर रहा था। जानगरे 1 घंटे बाद आया। मैंने आंखों के इशारे से उससे काम का पूछा था। हस्बे मामूल उसने सबसे पहले जाम बनाया और बालकोनी की तरफ आया। मैं उसके साथ था। इस बार मैंने लफ्जों में पूछा, क्या हुआ जानगरे? ऑर्डर आ गया, लेकिन एडम आज सारा दिन अपने दफ्तर से नहीं निकला। मेरा ख्याल है वो रात के वक्त जाएगा, मैंने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, जानगरे बोला। मैंने आला उसकी गाड़ी से लगा दिया है। अगर उसने कोई दूसरी गाड़ी इस्तेमाल की तो होने को तो यह भी हो सकता है कि वो पैदल चला जाए, जानगरे बेजारी से बोला। कितना मादा तलब किया है? 1 कंटेनर, उसने जवाब दिया। 1 कंटेनर में कितनी मिकदार होती है? 8 किलोग्राम, जानगरे ने बताया। अगर वो रात को लाएगा तो क्या रात ही को फैक्ट्री भिजवा देगा? नहीं, सारी कार्रवाई दफ्तरी औकात में होती है। इसका इस जगह इंदराज किया जाएगा, जानगरे ने नफी में जवाब दिया। क्या बात है यूसुफ, तुम इस बारे में ज्यादा ही पुरजोश नहीं हो रहे हो? हाँ, मैं हर कीमत पर मुकाबले से पहले अहमद बरबरी को इन लोगों के चुंगल से निकालना चाहता हूँ। सवाल यह है कि तुम उसे रखोगे कहाँ? वो बाद में देखेंगे, मैंने लापरवाही से कहा। लेकिन मुझे लग रहा था कि जानगरे मेरी जानिब से मशकूक होता जा रहा है। पहले उसे छुड़ा तो ले। नहीं, इस तरह तो वो दोबारा पकड़ा जाएगा। उबैद बिन सलाह और कुछ दूसरे अफराद के फरार के बाद जजीरे के वीरान हिस्सों की निगरानी भी की जाती है। अब वहां कुछ छुप नहीं सकता है। मैं दिली दिली में मुस्कुराया। ये लोग खुद को जितना मुस्तैद जाहिर करते थे, इतने थे नहीं। इन्हीं वीरान हिस्सों में उबैद बिन सलाह न जाने कब से रोपोश था और अब उसके साथ कई और अफराद भी शामिल हो चुके थे। उसके जासूस हर जगह थे और उसने अपने साथियों को मुसल्ला भी कर दिया था। उबैद सलाह ने अगरचे 10 किलोग्राम मिकदार मांगी थी, लेकिन मेरे ख्याल में 8 किलोग्राम से भी काम चल सकता था। जानगरे, तुम्हारा वो ट्रैकिंग करने वाला आला कहाँ है? क्या यहां भी इस्तेमाल कर सकते हो? उसने असबात में सरी लाया और अंदर जाकर अपना नोटबुक, पीसी और एक छोटा सा आला ले आया। इसने आला नोटबुक के साथ लगाया और पीसी ऑन कर दिया। इसमें एक खास सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से यह आला मुझे बताएगा कि सिग्नल देने वाली डिवाइस कहाँ है। जानगरे ने मुझे बताया। उसने कीबोर्ड पर काम किया। चलने में बाद स्क्रीन पर एक नक्शा उभर आया।
वो जजीरे का मुकम्मल नक्शा था। एक बटन दबाते ही नक्शे पर एक जगह सुर्ख रंग का नन्हा सा नुक्ता जलने बुझने लगा था। ये है जहां एडम की कार खड़ी है। तुमने पीसी अभी ऑन किया है। क्या इस दौरान में उसने कोई हरकत की हो तो वो भी इस साले में रिकॉर्ड हो जाती है। ये देखो, मैं सबका रिकॉर्ड चेक करता हूँ। उसने उंगलियां चलाई। स्क्रीन पर एक नया खाना नमूदार हुआ। एक तरफ वक्त आ रहा था, फिर उसने कुछ किया तो वक्त की रफ्तार तेज हो गई और चंद मिनट में हमने गुज़िश्ता 1 घंटे का रिकॉर्ड चेक कर लिया था। नुक्ता उसी जगह रहा था, यानी पिछले 1 घंटे में मेजर एडम ने कम से कम जीप इस्तेमाल नहीं की थी। वो भी दफ्तर में है। चांदगरे बोला, ये जगह पार्किंग है।